नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के एंशंट हिस्ट्री के सेशन में गुप्ताज एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर में पार्ट नंबर 1 में आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत, चाहे वो साहित्यिक स्रोत थे, चाहे वो विदेशी वृत्तांत थे या फिर पुरातात्विक स्रोत थे, सिक्के थे, स्मारक थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम पार्ट नंबर 1 के अंदर जो है गुप्त साम्राज्य जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 2 में उसका अगला पार्ट आपका जो है संकलित किया जाएगा। इसके साथ तो गुप्त साम्राज्य के बारे में अगर बात करें, इससे पहले भी हम हिस्ट्री के सेशन में मगध के बारे में बात कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जैनिज्म, बौद्धिज्म और आपका जो है वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एंशंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हम जो है हिस्ट्री के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। और एंशंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का गुप्त साम्राज्य भाग नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे गुप्त वंश की स्थापना और उसके प्रमुख शासकों के महत्वपूर्ण कार्य और उनकी विशेषताओं के बारे में हम मुख्यतः चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। गुप्त डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें तो जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका गुप्त वंश है, कुषाणों के पतन के बाद जो आपका कुषाण वंश था, कुषाण वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में गुप्त वंश का क्या है, उत्थान होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की गुप्त वंश से पहले उत्तर भारत में कौन सा वंश प्रमुख प्रचलित था, तो था दोस्तों कुषाण वंश। ठीक है, तो कुषाणों के पतन के पश्चात ऐसा कहते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, तो कुषाण वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में जो आपका गुप्त वंश का जो है उत्थान माना जाता है। और गुप्त वंश का जो उदय है, ओरिजिन है इसका, वो 3rd सेंचुरी के एंड में माना जाता है, 3री शताब्दी के एंड में माना जाता है, 4th शताब्दी के स्टार्टिंग में और 3rd सेंचुरी के एंड में इसका ओरिजिन माना जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी। परंतु दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर हम इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको लेकर के जो है वो आपका जो है डिस्कस कर सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य का जो ओरिजिन है वो आपका 3rd सेंचुरी के एंड में माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल के जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे पहली बात कि गुप्त वंश की जो जानकारी है उसको जानने के हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं दोस्तों, जैसे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब लिटरेचर सोर्स। इसमें पुराण, सबसे पहली बात है पुराण कितने, टोटल 18 पुराण हैं दोस्तों। कितने पुराण हैं? 18। अब 18 में से कौन कौन से ऐसे पुराण हैं जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पहले जैसे कि आपका विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया। इन सभी पुराणों से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें हमें गुप्त काल के प्रमुख राजा और उनके वंशावलियों का उल्लेख आपका मिलता है पुराणों के अंदर से। इसके अलावा अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ जो है आपका इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई आपकी जो पुस्तकें या फिर प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे विशाखा दत्त, तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम नाटक। ठीक है, तो इससे जो है हमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, इससे रामगुप्त यानी गुप्त शासक जो रामगुप्त था और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो गुप्त शासक जो थे रामगुप्त प्लस आपका चंद्रगुप्त सेकंड, उसके जीवन के बारे में या फिर उसके जो शासन कार्य के बारे में हमें देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है। जो किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। कालिदास की अगर बात करें, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे दोस्तों। इसे भारत का शेक्सपियर इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुप्त काल एक महान नाटककार ये कालिदास था। तो इसके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में जैसे मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशी। मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशी में भी किसके बारे में? गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा वत्सायन की अगर बात करें तो वत्सायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्र प्लस आपका शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वत्सायन के कामसूत्र और शूद्रक का मृच्छकटिकम प्लस आपका कालिदास का मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशी, इससे हमें किसके बारे में पता चलता है? गुप्त डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की,
तो पुरातात्विक स्रोत में तो सबसे पहले हमारा प्रयाग प्रशस्ति का इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्तंभ लेख है ये हरिसेन के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। गुप्त जो शासक था समुद्रगुप्त का जो कवि था हरिसेन, उसके द्वारा ये लिखा गया है इलाहाबाद प्रयाग स्तंभ लेख। इस अभिलेख से गुप्त डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी विजय धारण करी थी। ये प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है वहाँ से पता चलता है। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख, जो भीतरी स्तंभ लेख है दोस्तों, ये प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश से। ये स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। इस स्तंभ लेख से हुणों के आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं कि हुणों ने भारत पर जो आक्रमण है वो किस समय में किए थे, किसके टाइम पीरियड में किया था और किस तरीके से हुणों के जो आक्रमण ने किस तरीके से गुप्त साम्राज्य को जो है पतन की ओर जो है आपका बढ़ावा दिया। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख मध्य प्रदेश से प्राप्त स्कंदगुप्त द्वारा बनाए गए अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करें तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है कि आपका जो स्कंदगुप्त था उसने वहाँ पर अपना जो उपराज्यपाल है सौराष्ट्र में, उसको सुदर्शन झील को रिनोवेट करने के लिए भेजा था। जो सुदर्शन झील है दोस्तों ये मौर्य काल में बनाई गई झील थी, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें शक शासक रुद्रदामन और आपका गुप्त शासक जो है आपका स्कंदगुप्त प्लस आपका मौर्य शासक चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य सोर्स के बारे में तो हमारे पास है गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के। तो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिससे हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में वर्णन और उसकी जानकारी मिलती है। जैसे रूपक, तो रूपक क्या दोस्तों गुप्त काल में चलाया गया चांदी का एक प्रकार का सिक्का था, ठीक है। दिनार, दिनार भी एक प्रकार का सिक्का था जो सोने से बना होता था, जो गुप्त काल का प्रमुख सिक्का रहा। मिश्क या फिर मास्क, ये आपके तांबे के प्रचलित सिक्के थे जो गुप्त काल में बनाए गए हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य के जानकारी का उल्लेख मिलता है और गुप्त साम्राज्य को जानकारी जानने के ये महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्कों के भंडार जो है वो बयाना राजस्थान से प्राप्त किए गए। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट कि सबसे ज़्यादा गुप्त काल के जो सिक्के हैं दोस्तों ये किस भारत के किस राज्य के किस स्थान से सबसे ज़्यादा जो इसके भंडार पाए गए, और राजस्थान के बयाना से गुप्त काल के सबसे ज़्यादा सिक्कों के जो भंडार हैं वो आपके खोजे गए थे। तो ये था आपका गुप्त साम्राज्य के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत। और गुप्त साम्राज्य के जानने के स्रोत के साथ अगर हम बात करें विदेशी वृत्तांत के बारे में कि कौन कौन से ऐसे विदेशी यात्री गुप्त काल में भारत आए जिन्होंने गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथों में महत्वपूर्ण उल्लेख किया, तो इनमें पहला नाम है किसका, ह्यूनसांग का, ठीक है। तो ह्यूनसांग की बात करें तो ये चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री था। इसने बौद्ध धर्म का आपका जो है बौद्ध धर्म को जानने के लिए ये भारत आया था और बौद्ध धर्म को के साक्ष्य या तथ्य को कलेक्ट करके ये चीन वापस गया था। तो इसने जो है कुमारगुप्त फर्स्ट, बुद्धगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त और बलादित्य इनके शासनकाल में ये भारत में रहा दोस्तों, कौन, ह्यूनसांग। और इसके द्वारा लिखी गई प्रमुख जो पुस्तक है सी यू की, इससे हमें मध्य देश के बारे में वर्णन मिलता है। मध्य देश यानी मध्य भारत का जो हिस्सा है उसके बारे में यहाँ से इसने इसके अंदर जो है उल्लेख किया है कि मध्य भारत के लोग कैसे थे, कैसे उनकी सामाजिक जीवन था, कैसे उनका धार्मिक जीवन था, किस प्रकार से मध्य भारत में प्रशासन क्या था और किस प्रकार से शासक शासन करते थे। तो इसलिए जो है कुमारगुप्त फर्स्ट, बुद्धगुप्त था, नरसिंहगुप्त था और बलादित्य था, ये गुप्त शासक थे सारे के सारे। इनके टाइम पीरियड में ये आपका भारत में रहा था, कौन, आपका ह्यूनसांग। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें फायान की, तो फायान भी एक चीनी यात्री था दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आया था, ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में ये भारत आया था और इसके द्वारा लिखी गई प्रमुख जो पुस्तक है फोको की, ठीक है, फोको की रचना इसने की। और फोको की के अंदर इसने जो बात किया वो भी आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में वो आपका जो विस्तार से वर्णन किया था, ठीक है। तो ये तो हमने बात की गुप्त साम्राज्य को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत थे, चाहे वो साहित्यिक स्रोत थे, चाहे वो आपका जो है विदेशी वृत्तांत थे। इस तरीके से गुप्त साम्राज्य को जानने के और भी बहुत सारे सोर्स हैं दोस्तों, परंतु इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पर बात कर लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गुप्त राजवंश के बारे में कि गुप्त राजवंश किस तरीके से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से उसमें कौन कौन से शासकों ने शासन किया और कौन से शासक ने जो है किस प्रकार से जो है गुप्त साम्राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो गुप्त राजवंश के बारे में अगर बात करें तो गुप्त राजवंश की जो स्थापना है, गुप्त राजवंश की जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? श्रीगुप्त ने की थी। कब? 275 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 275 ईस्वी में लगभग जो है आपका श्रीगुप्त के द्वारा, जो कुषाण का एक सामंत था, उसके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। और जब इसने गुप्त वंश की स्थापना करी तो इसने महाराज की उपाधि को धारण किया था। कौन सी उपाधि को धारण किया था? महाराज जो टाइटल है वो इसने धारण किया था। किसने? श्रीगुप्त के द्वारा। तो इसीलिए श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इत्सिंग के अनुसार, अगर इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग भी एक इतिहासकार था दोस्तों, गुप्त काल का इतिहासकार था। इसने मगध में इसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो आपका श्रीगुप्त था, इसने मगध में मंदिर निर्माण करने के लिए 24 गांवों को दान किया था, ठीक है। तो ये इत्सिंग लिखता है किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में। तो ये था हमारे आपका जो है गुप्त वंश का प्रमुख संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बाद अगर हम बात करें इसके उत्तराधिकारियों की, तो इसका जो पुत्र था घटोत्कच, जो 319 से लेकर 320 ईस्वी तक जिसने शासन किया आपका जो है गुप्त शासक के रूप में। तो घटोत्कच का जो उल्लेख है दोस्तों, घटोत्कच जो है ये आपका गुप्त वंश का शासक था और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सूपिया का लेख, सूपिया का जो लेख है ये मिलता है रीवा क्षेत्र से। और रीवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ से मिलने वाला जो अभिलेख है सूपिया का लेख, जो रीवा मध्य प्रदेश से मिला है, जिसमें हमने किसके बारे में जानकारी मिलती है? श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी है घटोत्कच, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और आपका ध्यान रखें कि ये जो अभिलेख है, सूपिया का जो अभिलेख है दोस्तों, ये बनाया था स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। और इसी स्कंदगुप्त के द्वारा बनाए गए अभिलेखों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से मुख्यतः गुप्त शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। और गुप्त शासकों की जो वंशावली है उसमें वो श्रीगुप्त से शुरू होती है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच और घटोत्कच के बाद उसके अन्य उत्तराधिकारी, इस तरीके से एक के बाद एक राजाओं के नाम उसमें लिखित रूप से। और ऐसा माना जाता है कि इसी अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच ने शासन किया था गुप्त शासक के रूप में। तो ये हमें प्राप्त होता है सूपिया के लेख, सूपिया अभिलेख से, जो रीवा मध्य प्रदेश में है, जो किसने बनाया था दोस्तों? स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। तो ये हमने बात करी गुप्त वंश के संस्थापक और उसका स्थापना वर्ष के बारे में। इसी के साथ अगर आगे हम बात करें कि जो आपका घटोत्कच था, जो श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच, उसका जो उत्तराधिकारी था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था 319 से लेके 335 एडी तक, ठीक है, एनी डोमिनी यानी ईस्वी तक, ठीक है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक था, रियल जो फाउंडर था, वो किसे माना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्योंकि श्रीगुप्त के द्वारा श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, परंतु उसका जो प्रचार और प्रसार और विस्तार है सबसे ज़्यादा वो किसके टाइम पीरियड में किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? वो दिया था दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। इसने अपने टाइम पीरियड में जैसे ये शासक बनता है 319 से 335 के बीच में, तो वैसे ही उसने अपने टाइम पीरियड में एक संवत यानी कैलेंडर शुरू किया जिसे कहते हैं गुप्त संवत। 319 ईसा पूर्व में, ईस्वी में इसने, एडी में इसने आपका जो है गुप्त संवत को शुरू करवाया था। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू प्रचलित किया गया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा सन 319 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, शक संवत की अगर बात करें तो शक संवत जो है ये 78 एडी में शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, शक संवत की जो शुरू होने की डेट है 78 ईस्वी में है। और जो आपका अगर हम बात करें गुप्त संवत की, तो गुप्त संवत जो है 319 जो है आपका ईस्वी में जो है आपका शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अल्बेरूनी के अगर बात करें, अल्बेरूनी ने शक संवत और गुप्त संवत के बीच अंतर जो है सबसे पहली बार बताया है, ठीक है। तो ध्यान रखें, गुप्त संवत और शक संवत के बीच का अंतर जो है सबसे पहले इसको स्पष्टीकरण किसने किया? वो किया था अल्बेरूनी ने। किसने किया था? अल्बेरूनी। और ये अल्बेरूनी वही अल्बेरूनी था जो आपका मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था, ठीक है। तो जिसने मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमणों का उल्लेख जो है अपने ग्रंथ के अंदर किया है, ठीक है। तो ये था आपका गुप्त संवत और शक संवत के बारे में।
इसके अलावा चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। तो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था? तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर बात करें तो इसने लिच्छवी जो गणतंत्र था, लिच्छवी जो आपका कबीला था, वहाँ की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था। तो इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कुमार देवी जो है वो किससे संबंधित थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट से रिलेटेड थी। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो उसका उत्तराधिकारी आता है वो आता है समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इसने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को काफ़ी नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसे सबसे पहली बात तो ये है कि इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा था? बिसेंट स्मिथ ने कहा था, परंतु इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी था वो था आपका हरिसेन। कौन था दोस्तों? हरिसेन था, जो कि कवि भी था और दरबारी भी था। इसी हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद के अंदर प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की गई थी और इसको जो है इसने आपका जो है अपने शब्दों में क्या है लिखा था। इसमें ध्यान रखें बात कि जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो किसके द्वारा लिखा बनाया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा। और समुद्रगुप्त ने किसकी सहायता से आपका जो है इसके ऊपर जो है अपना आज्ञा या फिर आदेश जारी किए? हरिसेन के द्वारा ये लिखित अभिलेख है। ठीक है, हरिसेन ने ही इसको जो है समुद्रगुप्त की विजयों को लेकर जो है इसमें लेखन किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, धरणीबंध या फिर पृथ्वी को बांधना अपना जो है अलक्ष्य बनाया था। ठीक है, धरणीबंध का मतलब एक उसने अभियान चलाया था दोस्तों। धरणीबंध यानी पृथ्वी को बांधना, यानी समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में रखना। ठीक है, तो इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और धरणीबंध जैसे अभियान को शुरू किया था। ये हमें जानकारी मिलती है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख से, जो हरिसेन के द्वारा लिखित किया गया था। समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान, समुद्रगुप्त जो था उसके दरबार में दो प्रमुख बौद्ध विद्वान रहते थे। एक का नाम था असंग और दूसरे का नाम था वसुबंधु। तो वसुबंधु और असंग कौन थे? दोनों के दोनों क्या थे दोस्तों? बौद्धिस्ट थे। बौद्धिस्ट जो है आपके हिस्टोरियन थे। तो ये आपका क्या है, किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की जो है संज्ञा दी थी। भारत की नेपोलियन की संज्ञा इसको दी थी। बिसेंट स्मिथ के द्वारा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना, कईयों बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था? तो था आपका समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ में वैसे भी आपका जो गुप्त काल है इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, काफ़ी ज़्यादा अद्वितीय जो विकास है इस काल में हुआ और इसी कारण से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने बात किया समुद्रगुप्त के बारे में और आपका जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमारगुप्त और घटोत्कच के बारे में हमने विस्तार से बिल्कुल यहाँ पर डिस्कशन किया है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो समुद्र जो गुप्त है दोस्तों, इसके द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख सिक्के थे। जैसे समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने टाइप के सिक्के चलाए दोस्तों? 6 टाइप के सिक्के चलाए। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने। सबसे पहले गरुड़ प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के, धनुर्धर प्रकार के सिक्के और परशु प्रकार के सिक्के, अश्वमेध वाले सिक्के और बीणाधारी सिक्के। तो ये 6 प्रकार के जो सिक्के, बड़े महत्वपूर्ण ये बात है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 6 प्रकार के जो सिक्के हैं किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित किए थे। गरुड़ प्रकार मतलब जिसको ऐसे सिक्के जिसके ऊपर गरुड़ को आकृति बनाकर दर्शाया गया है। व्याघ्रहंता यानी बाघ का शिकार करते हुए इसको दिखाया गया है। धनुर्धर मतलब धनुष और बाण को चलाते हुए दिखाया गया है। परशु यानी परसा जो है, जो भगवान परशुराम का जो प्रमुख जो आपका हथियार है परसे को आपका जो है धारण करते हुए इसको दिखाया गया। अश्वमेध या फिर अश्वमेध यज्ञ को करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। बीणाधारी मतलब बीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको जो है बीणाधारी के नाम से भी इसको जाना जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो बीणा बजाने में जो है वो आपका निपुण था। तो कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त। ठीक है,
समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें तो इसके दरबार के प्रमुख जो दरबारी अधिकारी थे, जैसे कि आपका संधि विग्रह। संधि विग्रह कौन था दोस्तों? ये समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का ये युद्ध और संधि का मंत्री होता था। युद्ध और संधि का मंत्री क्या कहलाता था? संधि विग्रह कहलाता था। कुमार मात्य की अगर बात करें तो कुमार जो मात्य है ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। महादंडनायक की अगर बात करें तो ये प्रमुख न्यायाधीश इसके टाइम पीरियड का होता था। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? मुख्यतः समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके द्वारा चलाए गए प्रमुख सिक्के और इसके जो दरबार के प्रमुख अधिकारी है उसके बारे में हमने बात किया। इसके अलावा हमने समुद्रगुप्त के जीवन और इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात किया, प्लस आपका जो है किसके बारे में? घटोत्कच के बारे में बात किया, और साथ में श्रीगुप्त के बारे में बात की, और इसके साथ साथ हमने शुरू किया था कि गुप्त साम्राज्य को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन किया है। जल्दी ही अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे आगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्लस उसके उत्तराधिकारी और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इन तमाम चीज़ों को हम पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है बात करेंगे। परंतु दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।